नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। लोकसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी चारों तरफ बढ़ गई है। ऐसे में कश्मीर में भी महिलाओं और युवाओं में इस बार जमकर उत्साह है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने के बाद अब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उनके भीतर भी ये जज्बा है कि अब वो राजनीति में भी अपना परचम लहरा सकती हैं। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम चौधरी हैं, जो कि एडवोकेट हैं और यूथ लीडर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कश्मीर में आखिर चुनाव की क्या स्थिति है। असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवाज़े ख़वातीन में आने का। शुक्रिया जी, आपने बुलाया। जी, असलम जी, ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वो, जबकि अब 370 हट गई है, चुनावों को लेकर लोगों के भीतर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्या है वहाँ के लोगों का जो है चुनावों को लेकर वो किस तरह की सोच रख रहे हैं? युवाओं में और महिलाओं में जो है वो खासकर कैसा आप उनका जज्बा देख रहे हैं? देखिए, 370 से पहले जो है वो ख़ानदानी राज चला करता था। ये ना, बेटा जो है वो सीएम तभी बनेगा क्योंकि उसका बाप भी सीएम था। अगर किसी का बाप चीफ मिनिस्टर नहीं है या बेटी किसी की चीफ मिनिस्टर नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता था उसके लिए ये सोचना कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ूं या एमएलए बनूं या चीफ मिनिस्टर बनूं। तो 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिला। आप देखेंगे कि हर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे की पोस्टिंग जो है वो वुमेन को मिली। जैसे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़रत गुल जी हैं, वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डॉक्टर नीलोफर खान हैं। ऐसे ही हमारी बारामुल्ला में फर्स्ट बार प्रेसिडेंट एडवोकेट नीलोफर जी बन गई। तो ये चीज़ें पहले भी मुमकिन हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थी या फिर एक्सपोजर नहीं था। अभी हालिया दिनों में मैं कश्मीर में था और मैं देख रहा था कि लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी वहाँ पर थी। तो हमारी कहीं जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर यंग वुमेन भी अब इलेक्शन में पॉलिटिक्स में आ रही हैं। अच्छा। जिनमें एडवोकेट बरकत कौर रतन है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, नेशनल कोई पार्टी, एंड शी इज़ चीफ स्पोक्स पर्सन। मैडम सुजाता बशीर हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में वो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। तस्लीमा जी हैं, वो अभी स्विट्ज़रलैंड में हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे ही हमारी गुजर कम्युनिटी की सुपर मॉडल आयशा चौधरी गुजर जी हैं। तो आयशा चौधरी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि शी इज़ आल्सो इंटरेस्टेड एंड शी वांट टू कंटेस्ट फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि उनकी वालिदा शायद कश्मीर से हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम लेके चलें, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में ख़ानदानी राज के अलावा भी लीडरशिप पैदा होगी। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि आप यूथ लीडर हैं, तो मैं कहता हूं कि लीडर मेरे जैसे ही होने चाहिए। लीडर बड़ी गाड़ियों में आने वाले, वो हाई लाइफ, जो इनका लाइफस्टाइल काफ़ी हाई फाई हो, वो लीडर्स वोटर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और वोटर्स का जो अहम इम्पोर्टेंस इलेक्शंस में होती है, उस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद सऊदी अरबिया, दुबई या लंदन ऐसी जगहों से आते हैं और उनका बचपन भी वहीं गुजरा होता है। वो क्या जाने कि गर्द व गुबार क्या होता है, यमुना की सफाई क्या होती है, स्वच्छता अभियान क्या होता है, पहाड़ों का टूरिज़्म बढ़ाना या बॉर्डर टूरिज़्म के ऊपर बात करना या उसको एक्सप्लोर करना किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं पता होती। एयरपोर्ट से ही उनको एसी कार में घर तक लिया जाता है, सिक्योरिटी कवर होती है और सिक्योरिटी कवर में वो किसी से खुल के इंटरेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर इसी वजह से बहुत पीछे रहा कि वहाँ वुमेन लीडरशिप नहीं थी और यूथ लीडरशिप नहीं थी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है असलम जी। आपने कहा कि कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो लीडर्स होते हैं, जो कि बहुत हाई फाई, आपने कहा कि लाइफस्टाइल जीते हैं। जो यूथ लीडर्स की बात कर रहे हैं आप, या महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और जो अभी कहीं ना कहीं अनछुए रह गए हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है? अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप भी वहाँ पर बहुत सक्रिय रहते हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको अभी जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है? सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो या ना के बराबर है और जो वोट बैंक है वो देहाती इलाकों में ज़्यादा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट
यूटी या स्टेट रही है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ इतने हो गए कि लोगों में मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस के साथ साथ उनका फिज़िकल फिटनेस जो है वो सही नहीं है, और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं लग पाई, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, रूरल एरियाज़ में वोट पड़ते थे और जो अर्बन एरियाज़ थे जहाँ एजुकेटेड लोग थे वो वोट ही नहीं डालते थे, क्योंकि बायकॉट कल्चर ख़ानदानी राज ने वहाँ डेवलप करके रखा था। तो उसका फ़ायदा जो है वो उन्हीं 2-4 फैमिलीज़ को मिला करता था। और अभी के दौर में आप डीडीसी के इलेक्शन में देखें कि हर घर से कोई खातून या कोई यूथ लीडर बनना चाहता है, और कुछ लोगों को वोट भी आया। आप काला रूस की बात करें, मुस्तफ़ा राही एक सिंपल सा आम घराने का गुजर लड़का है जिसने डीडीसी का इलेक्शन जीता। ऐसे ही शाइस्ता असलम फ़कीर गुजरी इलाका है श्रीनगर, वहाँ इंडिपेंडेंट उसने इलेक्शन जीत लिया था। अमजद कंगन से डीडीसी इलेक्शन उसने जीता। और हमारे अनंतनाग में एक गुजर गोरसी साहब हैं जिनका कोई ख़ास बैकग्राउंड अब्दुल्लाज़ या मुफ्ती परिवार जैसा नहीं था, उन्होंने भी ग्रास रूट पे जो है इलेक्शन जीत करके वो आगे आए। तो इस तरह अगर मैं गिनता जाऊं तो पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे कई नाम हैं कि जो ख़ानदानी राज का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उनकी डिलीवरी, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो सोच है वो इतनी बेहतर है कि आम आवाम ने उनको चूज़ किया। और मुद्दा सबसे बड़ा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का है, और उससे बड़ा मुद्दा जो है मेरे सामने वो यूथ लीडरशिप का है, क्योंकि अगर मुझे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाया जाए तो मैं वही करूँगा जो आज का नौजवान चाहता है, जो इस वक्त की ज़रूरत है। और अगर फ़ारूक अब्दुल्ला को बनाया जाए वो वही करेगा जो उसके ज़माने के लोग चाहते थे, जो उसकी सोच है। और उसमें भी जो एज है, उसमें मेंटल हेल्थ या बाकी इश्यूज़ जो है उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट, हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी कई चीज़ों पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जी जी, ये जानना चाहेंगे असलम जी आपसे कि आपने कहा कि अगर यूथ लीडर्स आएंगे तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे मुद्दों को, और वो आवाम के लिए काम करेंगे। जी, वो कौन से ख़ास मुद्दे हैं आपने ज़िक्र किया हालांकि, लेकिन आप से ये जानना चाहेंगे कि 370 हटने के बाद किस तरह के और बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जो लीडर्स आ रहे हैं या जो आएंगे वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, या वो कौन से मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं? इसके दो जवाब हैं। एक तो पॉलिटिकली अगर सोचा जाए तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक फेक नैरेटिव होता है जो कभी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपने शायद नाइक मूवी देखी होगी, उसमें वो जब जर्नलिस्ट एक सवाल पूछता है वक्त के चीफ मिनिस्टर से कि आपने मंशूर में ये चीज़ें लिखी थी, तो फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हमने कुछ की और कुछ नहीं कर पाए। असल में अगर उस मूवी की स्टोरी की समरी को जाना जाए तो वो सब चीज़ें फेक प्रोमिसेस होती हैं, जिनकी ना कंसिडरेशन होती है, ना कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ना ही उस फ़लसफ़े के बीच में जाके अपना कोई मतलब निकाला जा सकता है। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लीडर बनता हूं तो मैं 370 वापस नहीं ला के दूँगा। कुछ लीडर्स ये भी कहते हैं, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उन्होंने बिल्कुल ज़मीन पे जाके सीना ठोक के कह दिया कि मैं 370 वापस नहीं ला सकता, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से कुछ लीडर्स हैं जो कहते हैं कि हम 370 ले आएंगे, हम खून की नदियाँ जो बह रही हैं उसको दूध की गंगा बहा देंगे। तो ये जज्बाती सियासत जो है या मजहबी सियासत जो है उससे अब ऊपर उठ के बात करनी होगी। मज़हब को बीच में ला के सियासत करना या जज्बात को बीच में ला के सियासत करना, उससे जम्मू कश्मीर का भी नुकसान है और उससे यूथ का नुकसान है, उससे भारतीय नारी का नुकसान है। और भारत जो है इसका अगर अटूट अंग जम्मू कश्मीर है, तो मैं वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं और महिलाओं पे गौर किया जाए, उनको मौका दिया जाए। अगर वो आगे आना चाहते हैं और उनको ये कह के इलेक्शन से दूर किया जाता है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, ये तो ख़ानदानी राज वालों का ही काम है, तो ये नैरेटिव्स को ख़त्म कौन करेगा? सरकारें करेंगी। सरकार के पास पावर है, सरकार के पास यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, NGOs हैं जो एफिलेटेड हैं सरकार के साथ। तो जितने भी थिंक टैंक्स हैं हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में ये है कि वहाँ अगर एडवोकेट बरकत को रतन पॉलिटिक्स में आती है तो उसके घर पे अटैक हो जाता है और सरकार देखती रह जाती है। अगर जम्मू कश्मीर में आयशा गुज्जर चौधरी को
मिस इंडिया सुपर मॉडल का खिताब मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ता है। कहीं हद तक लोग सही भी हैं क्योंकि उनको एक्सपोजर पॉलिटिशियंस ने दिया ही नहीं है, लेकिन अब दौर बदलेगा। अब जम्मू कश्मीर की जो वुमेन हैं, जो यूथ है, वो यूनाइटेड नेशन में हाल ही में आपने देखा होगा याना मीर ने बरतानिया में जाके हमें रिप्रेजेंट किया। तो इंडिया एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारी यूथ, हमारे जो वुमेन हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ और आयुर्वेदिक की दुनिया या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे या टूरिज़म, बॉर्डर टूरिज़म, इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो भारत जैसा देश कहीं नहीं है, जहाँ गंगा जमुना तहज़ीब है, जहाँ कलर्स हैं, जहाँ बहुत सारे मज़ाहिब और कास्ट के लोग मिलजुल के रहते हैं। इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनने की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए और वो है। जी असलम जी, महिलाओं की बड़ी निर्णायक भूमिका होगी चुनावों में क्योंकि बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी है। और किस तरह से आप देखते हैं महिलाओं के भीतर वो उत्सुकता दिखती है सिर्फ ना केवल सामने आने की बल्कि अपना लीडर चुनने के लिए भी, क्या उनके भीतर वो उत्सुकता दिखती है? कैसा बदलाव आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की महिला को अगर आप देखना चाहती हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाके डॉक्टर सहरिश असगर लिखें और आप देखें कि उनके फॉलोअर्स क्या हैं और एज IAS ऑफिसर, फर्स्ट मुस्लिम IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर से है, वो किस तरीके से काम करती हैं। जम्मू कश्मीर की महिला को अगर आप देखना चाहती हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाके नुज़त गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वाइस चांसलर लिखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर की जो लेडीज़ हैं वो काम करती हैं। या तस्लीमा अख्तर आप लिख लें, मैडम सुजादा बशीर हैं गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी में, इफ़रा जी हैं स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो जितने भी जम्मू कश्मीर की पोस्ट हैं अभी उनमें ख़वातीन की शमूलियत दिखाई दे रही है। उस शमूलियत को एज तभी मिलेगा, उसको पुश तभी मिलेगा जब इनको ख़ानदानी राज से अलग करके देखा जाए, जब इनको इंडिपेंडेंट इंडिजेंट प्लेटफॉर्म और उसके लिए स्पोर्ट्स और थिंक टैंक्स का एक कोऑर्डिनेशन मिलेगा, तब जाके आप एक क्वालिटी लीडरशिप ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज़ फॉर्मेलिटी के लिए तो मैं भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ, मुझे ST के मेंबर भी चाहिए, ख़वातीन भी चाहिए, यूथ भी चाहिए, बूढ़े भी चाहिए, रिटायर्ड भी चाहिए, तो वो एक फॉर्मेलिटी की बात है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि औपचारिकता सिर्फ नहीं होनी चाहिए। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, महिलाओं की नेतृत्व वाले विकास की बात करते हैं, तो वहाँ महिलाओं को वाकई एक लीडर के तौर पर उभरना होगा और लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा उनकी लीडरशिप के भीतर ताकि वो काम कर सकें। और आपने जैसा कहा कि कश्मीर में भी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पे, वो काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल। आपको लगता है कि अब वाकई वो दौर आ गया है? भारत ने जिस तरह से G20 में कहा था कि भाई विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, विश्व में भी जो है कहीं ना कहीं ये मैसेज गया। आपको लगता है कि ये वो दौर आ गया है और इसके लिए लोग तैयार हो गए हैं? मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे निकल चुका है कुछ चीज़ों में। एक ही चीज़ में हम पीछे हैं, वो है हमारा टेक्नोलॉजी। और अगर हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के लिए वही इंजीनियर्स जो हमारी IITians के प्रोडक्ट्स बाहर दूसरी देशों में जाके सर्व करते हैं, अगर उनके टैलेंट को चैनलाइज करना आ गया तो हम ज़रूर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। और उनको कौन चेंज करेगा? मैंने क्यों पॉलिटिक्स की बात की, मैं क्यों लीडरशिप की बात करता हूँ, मैं क्यों रिफॉर्मेशन थ्रू पॉलिटिकल कॉरिडोर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस की बात करता हूँ। विदाउट की पोस्ट यू कैन नॉट ब्रिंग चेंज। अगर आज से 10 साल पहले डॉक्टर नीलोफर खान से आप कुछ काम करवाएंगे, अपने करवाना चाहते थे स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, जब वो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर थी, तो मुझे लगता है वो लिमिटेड अपने ऑफिस तक थी, फाइनल अप्रूवल वाइस चांसलर से लेना पड़ता था। लेकिन आज डॉक्टर नीलोफर खान यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में खुद वाइस चांसलर है और सबसे बड़ा प्रोग्राम वुमेंस डे का जो हुआ वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसको एक एडवोकेट बरकत कौर ने होस्ट किया और चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वहाँ पर मेहमान खसूसी थे। तो अगर इस तरह की बदलाव आपको एजुकेटेड सेक्टर में मिलेगी, अगर एजुकेटेड वोट आपको पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाइकाट की बात की, कॉन्फ्लिक्ट था कश्मीर में, उसका भी मैंने जिक्र किया और दुनिया उससे वाकिफ़ है। तो अभी ऐसा माहौल है कि जम्मू कश्मीर का एजुकेटेड व्यक्ति जो है वो चाहता है कि अब
बहुत हो गया। अब मिलिटेंसी से वहाँ जो विक्टिम हैं, जैसे डॉक्टर शाह फैसल साहब का नाम अगर आपने सुना, उनके वालिद मोहतरम को मिलिटेंट्स ने मार डाला, मेरे नाना जी को मिलिटेंट्स ने मार डाला, या बाकी कहीं हमारे हमसायगी में कुछ लोग रहते हैं, रात को बॉर्डर से आके मिलिटेंट्स वहाँ उनको मार डालते थे, और उनकी फरियाद आज भी कोई नहीं सुनता है। उन वीडियोज़ के बारे में आज मुझे अक्सर वीडियोज़ बात करती रहती हैं कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में आप क्या करेंगे। मैं उसको सोशल वेलफेयर के डायरेक्टरेट या गवर्नर ग्रीवेंस सेल या बाकी कॉरिडोर में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि कितना अच्छा होता कि अगर हम पॉलिटिकली या उन दफ्तर में की पोस्ट्स हासिल करते जहाँ से हम इनकी मदद कर पाएँ, और भारत की आधी पॉपुलेशन को खून के आंसू जो रो रहे हैं पुरानी सरकारों की नीतियों पे, उनके बच्चे आज भी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। एक सर्वे करवा के देख लें कि तहसीलदार के ऑफिस से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक कितने ऐसे लोग हैं जिनके ख़ानदान के लोग पॉलिटिक्स में थे या कॉरपोरेट सेक्टर में थे, और कुछ लोग तो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं उसकी तरफ भी उनका रुझान था और उनको भी इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन जो देशभक्त लोग जैसे गुर्जर बकरवाल पॉपुलेशन है, जैसे लद्दाखी लोग हैं, जैसे गुरेज़ी लोग हैं, इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इनको आज भी करना जाने के लिए साधना टनल नहीं है। तो जब टनल ही नहीं है तो लोगों को सड़कें नहीं हैं तो कनेक्टिविटी कैसे होगी। आज भी गुरेज़ में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो महीनों बंद रहता है। अगर उस रोड कनेक्टिविटी को चाहते पुराने चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो इनको ठीक कर लेते। वो तो कुछ आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनके इम्यूनिटीज़ का मज़ा उठा रहे थे पार्लियामेंट में, किसी ने कोई काम नहीं किया। इन सब चीज़ों को बदलने के लिए आज जम्मू कश्मीर की बेटी जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो एडवोकेट बरकत कौर के रूप में हो, चाहे वो आयशा चौधरी गुज्जर के रूप में हो, चाहे वो एडवोकेट नीलोफर के रूप में हो, रमनजीत कौर बारामुल्ला से हैं, या हरलीन कौर हो, या कोई भी ऐसी वुमेन एक्टिविस्ट या लीडर जो आपके सामने आज स्क्रीन पर है, वो बदलाव चाहती है और वो खुद भी बदल गई है और उसका एक्सपोजर दिल्ली की खातून से भी ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरत है उस कनेक्टिविटी और उस एक्सपोजर और उस प्लेटफॉर्म की जो हम उम्मीद करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से। जी असलम जी, इस समय सीए का मुद्दा जो है वो लोगों को काफ़ी उसकी वजह से लोगों के भीतर कई तरह की भ्रांतियां हैं। आपका इसमें क्या मत है, और बाकी लोगों को जो कि आप देखते हैं ग्राउंड पर लोगों को क्या उनका इसको लेकर ये है? जम्मू कश्मीर में सीए को या सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल हो या एनआरसी हो, इसके लिए कभी भी कोई मुद्दा उछला ही नहीं। ये मुद्दा उछलता है और इसको ये खुद नहीं उछलता बल्कि इसको उछाला जाता है। मुझे लगता है जो भी इस भारत के दुश्मन हैं वो देश शायद इसमें अपने लिटरेचर के ज़रिए भड़काने का काम करते हैं। आपको अगर याद हो, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुसलमानों से इंटरेक्शन की तो मौलाना मदनी ने उनसे एक सवाल पूछा, कहा कि आप अपनी राजनीति हमारे देश में ना लाएं तो बेहतर है। तो जनरल मुशर्रफ को ये बात शायद नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि आप मुनाफिकत का माना समझते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के मुसलमान लीडरशिप जो है शायद वो मुनाफिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनाफिक कौन है? जो लोगों को बेगुनाहों को मारे, क्या वो मुसलमान है? या फिर जो अमन के बारे में ज़िक्र करे और उसका प्रचार करे वो मुसलमान है? ये हमारे लोगों को समझना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं भारतीय हूँ और मैं भारत के नागरिक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई भी हिंदू भाई ट्रबल में है, वो भारत आ जाता है, मेरा मुल्क उनको एकोमोडेट करता है, अगर वो विक्टिम है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बल्कि हमारा मज़हब भी इस चीज़ के बारे में थ्रू जो हमारी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, इस्लामिक लॉ, उनके ज़रिए इसकी गुंजाइश है। तो अगर किसी चीज़ की बेसिक स्ट्रक्चर में गुंजाइश हो तो उस चीज़ पे इशू बना के देश को तबाह व बर्बाद करना ये सही बात नहीं है और इससे अपना ही नुकसान है। वी शुड थिंक फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए सोच रहे हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक वफ़ादार सिटीज़न हैं और ये मैसेज जो है दूसरे देशों में भी जानी चाहिए कि आप भारत का मुसलमान हो या सिख या हिंदू,
हम सब यूनाइटेड हैं। अब जम्मू कश्मीर का नागरिक हो या दिल्ली या हरियाणा पंजाब का, अब हम सब एकजुट हैं। अब हम सब दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और किसी दूसरे देश को सॉवरेंटी के बेसिक एलिमेंट और फ़लसफ़े को वायलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम किसी देश के अंदरूनी मामलात में नहीं बोलते, उनको भी मज़हब का इस्तेमाल करके नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा बोलेंगे तो उसका रिएक्शन जो है वो भी हुकूमत हिंद दे देगी। और मैं समझता हूँ कि जो हो रहा है वो इसलिए भी सही हो रहा है क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है ऐसा होना, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है बदलाव, तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए। चूँकि आप एडवोकेट भी हैं इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूसीसी का भी ज़िक्र हुआ और जिस तरह से ड्राफ्ट आया अभी उत्तराखंड में, तो यूसीसी को लेकर आपकी क्या सोच है या बाकी लोगों की क्या सोच है, और क्या आपको लगता है कि यूसीसी अगर आता है तो उससे बाकी लोगों को भी वो अधिकार मिल पाएंगे जिनसे वो वंचित रह जाते हैं? बिल्कुल, ऐसा कहना जो है वो प्रीमैच्योर तो होगा, लेकिन मैं फिर भी कह डालता हूँ कि यूनिफॉर्म इसलिए है कि इक्वलिटी है। आपने यूनिफॉर्म की फ़िलासफ़ी के ऊपर जब बातचीत करते अपने टीचर्स को सुना होगा, वो ये कहते थे कि ताकि ये पता ना चले कि कौन हमारा बेटा है, कौन मज़दूर का बेटा है, कौन मिनिस्टर का बेटा है, तो स्कूल में यूनिफॉर्म को लागू कर दिया गया। तो यूनिफॉर्मिटी जो है वो डायरेक्टली आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की तरफ भी इशारा करती है। तो अगर आप एक आदमी के लिए एक कानून रखते हैं, दूसरे के लिए दूसरा कानून रखते हैं और कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, तो ये इनइक्वालिटी है। अगर आपको इक्वलिटी के फ़लसफ़े को समझना है, एज एडवोकेट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और आपने देखा होगा जब ट्रिपल तलाक़ का मामला हो गया, पहले तो ऐसे खदशात थे कि शायद मुसलमानों की तरफ से हड़ताल हो जाएगी, और मुझे लगता है और मेरा तजर्बा है कहीं ख़वातीन ने आके मुझसे कहा कि ये बहुत बेहतर हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो विज़न है मैं उसको काबिल तारीफ़ समझता हूँ, क्योंकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो उड़ी के दूर दराज इलाके से कोई गाँव से आके एक लड़का आपके सामने नहीं बैठ के इस तरह की बातें करता कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए और पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाया जाए। डॉक्टर शाह फैसल एक दूर दराज इलाके से आके इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट ना कर पाते। मीर जुनैद कुपवारा के एक दूर दराज इलाके से आके कहीं जगहों पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तस्लीमा रफ़ियाबाद से यूनाइटेड नेशन तक पहुंची। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर एक प्राइम मिनिस्टर आपको परिवार की तरह पाल रहा है तो उनको पता है कि मेरे परिवार के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और मुझे लगता है कि जब ऑनरेबल पीएम कोई बात कहते हैं, जब पीएमओ से कोई बात निकलती है, उसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा होता है, कमेटियां बैठती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो वो गलत नहीं हो सकती। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत हो क्रिटिसिज्म की भी गुंजाइश है, लेकिन हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें अपने कुर्सी पाने के लिए, अपोजिशन का जो काम है वो ना करें, बल्कि आप डिस्ट्रक्शन का काम करें, तो वो मेरे ख़्याल से नहीं करना चाहिए। हम सब ज़िम्मेदार शहरी हैं, हम लीडर्स हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हम अपने कौम को ऐसी लीड करना चाहते हैं, हम अपने वजूद को इतना संवारना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमसे सबक सीखे और कहे कि हम भारत जैसी गंगा जमुना तहज़ीब जैसा या कश्मीर की कश्मीरियत की मिसाल जो ली जाती है वैसा बने। तो इसको कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि अपने पीछे छोड़ दो तुम अपनी यादों के नकूश, आने वाले काफ़िलों के रहनुमा बनकर चलो। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। और चूँकि रमज़ान का बहुत पाक महीना चल रहा है, तो आपसे हम चाहेंगे कि आप एक संदेश जो है वो पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से दें। रोज़ा जो है ये इसलिए रखा जाता है ताकि हम लोग बुराइयों से रुक जाएं। और आज मैं रोज़ेदार हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से इफ्तार के टाइम यही दुआ करूँगा कि मेरे भारत को खुशहाल रखे, मेरे कश्मीर में अमन हो। और जब तक हम सब लोग अमन के लिए सामने आएँ, यूनाइटेड हो के सामने ना आएँ, मेंटल पीस ना हो, तो हम तरक्की की राह पर नहीं चल सकते। और जिस मुद्दे को लेके हम आज जुड़े हैं, वुमेन एंड यूथ लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड एक्टिविज़म, तो उस मुद्दे को तभी हम लेके उस प्रचार उसका तभी कर सकते हैं जब ऑनेस्ट होंगे, जब अपने नफ्स को काबू में रखेंगे, जब हम बुराइयों से रुक जाएंगे और अच्छाई की दावत देंगे।
तो मैं सबको यही आज कुरान शरीफ की आयत का एक मफ़हूम भी है कि उससे बेहतर कौन हो सकता है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके और कहे कि मैं एक मुसलमान हूँ या ना मैं अमन का पैगाम देने वाला हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात कही। और जिस तरह से एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी ने अपनी पूरी बात रखी और वहाँ के यूथ की तरफ से, महिलाओं की तरफ से बात रखी कि कैसे दूर दराज के इलाकों के जो युवा हैं वो आगे आना चाहते हैं, वो भी जो है वो यंग लीडर्स के तौर पर उभरना चाहते हैं और ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो चाहते हैं कि बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। तो ये संदेश लेकर आज जो है वो असलम जी यहाँ आए, आवाज़ ख़वातीन पर उन्होंने अपनी बातें रखी और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की दुआ उन्होंने अभी की, पूरे भारत की खुशहाली की, जम्मू कश्मीर में अमन की, वो उनकी दुआ ज़रूर कबूल हो। शुक्रिया।